नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। आज हॉट टॉपिक में बड़ा गंभीर सवाल आपके सामने है, जिस पर हम एक कंक्रीट निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम बार बार कहते आ रहे हैं कि इस युद्ध में पागलों के झुंड में कुछ भी कंक्रीट निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। जहां पे सनकी और पागल एक तरफ खड़े हों तो मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। सवाल दरअसल ये है कि क्या अमेरिका हार मान चुका है? अब सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि इज्जत कितना भी घट जाए लेकिन कॉलर ऊंची रहे। वो सिर्फ कॉलर ऊंची रखने के लिए एक कहते हैं भागते भागते भी अपनी प्रेजेंस दिखाता रहे अमेरिका। किसी भी तरह से टाइम बाय करे, कुछ भी करे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, क्या युद्ध में हार मान लिया? और ये सवाल हवा में नहीं है, ये सवाल धरातल पर है। मार्को रूबियो का बयान बड़ा चौंकाने वाला है, जिस बयान में मार्को रूबियो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, आप जैसे उसको समझे, ये कबूल करते नजर आ रहे हैं कि अब उनके बस का कुछ है नहीं, नहीं है उनके बस का कुछ। और सिर्फ मार्को रूबियो नहीं, मार्को रूबियो का बॉस डोनाल्ड ट्रंप नाटो के सामने जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति में नजर आ रहा है। जो ताजा बयान ट्रंप का आया है, उस बयान में वो नाटो को लेकर के बड़ा अजीबोगरीब पसोपेश में फंसा हुआ नजर आ रहा है। हमको नहीं मदद किए हो, हम भी नहीं मदद करेंगे, हम ही पैसा देते हैं, हम पैसा नहीं देंगे। मतलब जैसे होता नहीं कि हमारा बैट है, हमको नहीं, अगर बैटिंग पे उतारोगे ओपनिंग पे तो हम बैट नहीं देंगे। उस टाइप की स्थिति नजर आ रही है ट्रंप की। इन सबसे भी महत्वपूर्ण है, फोन पर नेतन्याहू और मार्को रूबियो के बीच झगड़े की खबर। टेलीफोन हुआ, मतलब जो जो भी संचार का माध्यम होगा, वो हॉटलाइन हो, कोल्ड लाइन हो, जो भी हो, उस पर बात हुई। और रिपोर्ट है कि रूबियो और नेतन्याहू में जमकर तू मैं हुई है। हाथापाई फोन पर हो नहीं सकती थी। वो कला तो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री में, हमारे वाले में। आपको याद है वो फोन पर एक बार ट्रंप से बात हुई थी 35 मिनट की, G7 से जब लौटे थे मोदी जी। हमारे यहाँ हेडलाइन लगी थी 30 मिनट तक ट्रंप से हुई मोदी की बात, मोदी ने लाल आंखें दिखाई ट्रंप को। हम उस दिन से बड़ा चक्कर में थे कि फोन पर लाल आंखें कैसे दिखा दिया इन्होंने, टेलीफोन पर। तो वो कला तो रूबियो में नहीं है कि हाथापाई कर पाए, लेकिन टेलीफोन पर खूब तू मैं हुई है। और ये जिक्र इजराइल के अखबार में भी है, और अमेरिका में भी मीडिया में इस बात की रिपोर्ट आ चुकी है कि मामला गड़बड़ है। ट्रंप और नेतन्याहू में अगर तू मैं झगड़ा होता तो समझ में आता है, क्योंकि नेतन्याहू खुद को ट्रंप के इक्विवेलेंट मानता है। रूबियो इक्विवेलेंट का बॉस मानता है, जब से उसके पास पेन ड्राइव है एप्स्टीन वाली। रूबियो अगर ट्रंप का चेला अगर नेतन्याहू पर भारी पड़ रहा है, तो ये अमेरिका में अब बौखलाहट का चरम मान सकते हैं इसको आप। इसीलिए मैंने पहला जो सवाल था, उसी सवाल पर पूरा चर्चा करेंगे हम कि क्या अमेरिका ने हार मान ली है। जब बौखलाहट में, खीज में नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप नाम का व्यक्ति, तो फ्रांस और जर्मनी जैसे उसके नाटो के साथी, वो उसको लिटरली और कहा जाए तो भगा रहे हैं। थोड़ा सा सौम्य भाषा में कहें तो ठेंगा दिखा रहे हैं, वैसे भगा रहे हैं। इतना बोलने के बाद कई बार होता है ना, आदमी एक बार हाथ रख देता है कि नहीं अमेरिका और हम साथ हैं, हमारी सहमति है। लेकिन जितनी बार वो नाटो 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 रट रहा है, उतनी बार ये उसको दुत्कार और भगा रहे हैं, फटकार रहे हैं। ट्रंप कुल मिला जुला करके मदद के लिए मिमियाता और गिड़गिड़ाता, भीख मांगता नजर आ रहा है। ये है ताजा हालात। अब इसका एनालिसिस करने के लिए आपको मैं कुछ चीजें दिखा दूं। शुरुआत करिए भैया, लाइए सबसे पहले ये देखिए। ईरान जंग से बाहर निकलने को छटपटा रहा अमेरिका, जेडी वेंस नेतन्याहू में बवाल, इजराइल ने ट्रंप को फंसाया। अब भीतर जरा चलिए, क्या है खबर, इसके भीतर आइए, लाइए फटाफट लाइए।
ईरान के साथ चल रही जंग के बीच अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में दरार की खबरें सामने आने लगी हैं। एक प्राइवेट फोन कॉल ने दोनों देशों के बीच छिपे मतभेद को उजागर कर दिया है। इससे पता चलता है कि अमेरिका अब खुद को इस युद्ध में फंसा हुआ मान रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस और इजराइल के, क्षमा कीजिएगा शायद मैंने वहां पर शुरुआत में मार्को रूबियो बोल दिया था, तो उसको एक बार मतलब क्योंकि दिन भर बोलते बोलते कई बार नाम दिमाग में दूसरा चढ़ जाता है। जेडी वांस और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत में तीखी बहस हुई। एक्सियोस की रिपोर्ट, ये हिंदी के लिए सिर्फ लाते हैं, हम रोज ये बात बताते हैं। एक्सियोस की है और इजराइल के अखबार की है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सामने आई जानकारी के अनुसार वेंस ने सीधे तौर पर नेतन्याहू के उन दावों पर सवाल उठाए जो युद्ध से पहले किए गए थे। खासकर यह दावा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन आसान होगा और वहां आंतरिक विद्रोह भड़क सकता है। ये इसने कहा था कि जैसे ही हम अटैक करेंगे वहां रिजिम चेंज हो जाएगा, अंदर विद्रोह हो जाएगा और हम अपने मन माफिक वहां पर आदमी बिठा देंगे। आगे चलिए। और जेडी वांस वैसे भी वो ट्रंप के फैसलों से इस वक्त थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने वाले लोगों में है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ईरान युद्ध से पहले नेतन्याहू ने स्थिति को काफी आसान बताया था। उन्होंने यह संकेत दिया था कि ईरान की सरकार कमजोर है और थोड़े दबाव में ही वहां बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन जमीनी हालात इससे बिल्कुल अलग निकले। ईरान को जितना कमजोर समझा गया था वह उससे ज्यादा ताकतवर निकला और अमेरिका को जमकर नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि जेडी वांस ने साफ शब्दों में कहा है कि नेतन्याहू के कई अनुमान बहुत ज्यादा आशावादी थे, खास तौर पर यह उम्मीद कि युद्ध से ईरान के अंदर जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ये पूरी तरह गलत साबित हुई उनकी उम्मीद। आगे चलिए। ये विवाद सिर्फ फोन कॉल तक सीमित नहीं रहा। कॉल के अगले ही दिन इजराइल के एक अखबार में खबर छपी कि वेंस ने नेतन्याहू पर जोरदार तरीके से नाराजगी जताई, या वहां भी छप गई। हालांकि बाद में इस रिपोर्ट को अमेरिका और इजराइल दोनों तरफ से खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद व्हाइट हाउस के भीतर इस बात को लेकर शक पैदा हो गया है कि कहीं इजराइल सरकार के कुछ लोग जानबूझकर वेंस की छवि खराब करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से इस आरोप को इनकार किया गया है। अब इसमें कुल मिला के क्या क्या आशंकाएं हैं, संभावनाएं ने। एक तो जेडी वांस इस पूरे युद्ध के प्रकरण में आप अगर सबसे दूर देखे होंगे ट्रंप से, तो वो जेडी वांस को देखा होगा आपने हेमंत भाई। जेडी वांस के पास राजनीति के लिए अभी लंबा उम्र बचा हुआ है। इस सनकी के साथ संबद्ध करके खुद को हर तरीके से संबद्ध करके वो शायद अपना राजनीतिक भविष्य नहीं खराब करना चाहता। अभी रिपब्लिकन राजनीति में उसके पास बहुत कुछ है पाने के लिए। तो क्या ये नेतन्याहू ये देखते हुए कि ये जेडी वांस नहीं सपोर्ट कर रहा है, ये स्टोरी प्लांट करवाया, पहली बात। दूसरी बात, ये वांस के जेडी वांस की तरफ से भी हो सकता है बोला गया हो, क्योंकि ट्रंप, रूबियो, पीट हेगसेट, ये वो तिकड़ी है जो बहुत बुरी तरह अमेरिका में बदनाम हो चुकी है, इस वक्त अलोकप्रिय हो चुकी है। जेडी वांस के इस चैप्टर के जरिए कम से कम रिपब्लिकन पार्टी की कुछ शाख बचे कि हाँ, रिपब्लिकन में जेडी वांस देखो नेतन्याहू खींचा था युद्ध में तो उसको डांट रहा है, उसको फटकार रहा है। क्या ये भी कवायद हो सकती है? इसमें दोनों एंगल हैं कि जेडी वांस को आगे करके कि जेडी वांस ने नेतन्याहू फटकारा। भाई एक बहुत सीधा बात है इसमें, समझिए। फटकार अगर जेडी वांस रहे हैं कि तुम्हारे अनुमान गलत साबित हुए, तो फिर सीआईए बंद कर दो, फिर तुलसी गबार्ड को घर बिठाओ। आपके 18 इंटेलिजेंस रिपोर्ट, 18 जो अलग अलग छोटे से बड़े तक एजेंसीज हैं, 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट थी और तुलसी गबार्ड के पसीने छूट गए थे कांग्रेस के सामने। और 18 इंटेलिजेंस रिपोर्ट ट्रंप को युद्ध में जाने से मना कर रही थी। फिर ट्रंप अगर युद्ध में गया है तो उसमें नेतन्याहू की खाली क्या गलती है? ये यही मैं कह रहा हूं कि यहां पर दोनों है कि ये दो। और मुझे सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा समझ में आ रहा है। फर्स्ट वाले पर यहां जोर दिया गया, सेकंड वाला कि वहां पर पीट हेगसेट, रूबियो और ट्रंप वो इस कंडीशन में नहीं है कि इस किसी लाइन पर जाए। जेडी वांस के सहारे कि चलो
ये चीज वहां पर एक बैठाई जाए कि नेतन्याहू विलेन है, रिपब्लिकन ट्रंप तो अच्छे आदमी है। और दूसरी बात, एक मैं आपको इसके साथ अगर बयान सुनाऊं तो ये पूरा मेरा सवाल कंप्लीट हो पाएगा। जरा मार्को रूबियो को सुना दीजिए, मार्को रूबियो को सुनाइए। We're talking about this. There are some in the Iranian regime that are going around saying that they want to make the Strait of Hormuz tolling thing, they want to make it permanent. That's unacceptable. The whole world should be outraged by it. We're impacted by it a little bit, but the rest of the world is impacted by it a lot more, including many of the countries represented today here at the G7. And so if those countries are deeply impacted by it, all we've said is, you guys need to do something about it. We'll help you, but you guys are going to need to be ready to do something about it. Because when this conflict and when this operation ends, if the Iranians decide, well, now we control the Straits of Hormuz, and you can only go through here if you pay us, and if we allow you to, that's not only is it illegal under international law and maritime law, it's unacceptable. And that can't be allowed to exist. And so what we've said is that the countries that are most impacted by that should be willing to do something about it, and we'll help them. And that's what I said. ये G7 में गए हैं। अब देखिए, ये यहाँ भीख मांग रहे हैं कि जो भी होर्मुज से प्रभावित हैं वो लोग कुछ करें। अरे जब चौधरी साहब वहां गए हैं, मतलब दुनिया के ठेकेदार, दुनिया के चौधरी बन रहे हैं ना, तो हम क्यों जाएं? हमारी क्या बाकी देशों क्या औकात है? ट्रंप व्हाइट हाउस में बेइज्जत करता है सबको, वो क्यों जाएंगे? वो कहता है नाटो को हम पालते हैं, हमारे पैसे पलता है। तो जब तुम्हारे पैसे पलता है तो छोड़ो उस नाटो को। ये जो कंट्राडिक्शन है, यही मैं कह रहा हूं। क्या अमेरिका हार मान चुका है इस पूरे, जो अब तक हमने आपको 2-3 क्वेश्चन और 2-3 खबरें जो जोड़ी हैं, इसके आधार? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, केवल और केवल इस बयान को कोट अन कोट अगर आप पढ़ें और समझें तो एक शब्द बड़ा क्लियर है कि वाशिंगटन के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। उनको कहीं सिरे का कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है। मार्को रूबियो ये क्या शिकायत कर रहा है कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर स्थायी नियंत्रण स्थापित करने और टोल वसूलने की योजना बना रहा है। कोट एंड कोट बता रहा हूं। स्वीकार किया कि अमेरिका अकेले इसे रोकने में असमर्थ है। कहा ना इसने कि वी आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग इट। अकेले रोकने में हम असमर्थ है और दुनिया को हस्तक्षेप करने की गुहार लगा रहा है ये आदमी। ईरान ने अपने अमेरिकी साम्राज्य को पूरे तरीके से मात दे दी है। इसके बाद कोई शक आपको बचना रहना नहीं चाहिए। पहली बात, आपने बहुत लंबी तान छेड़ी के पूरे का पूरा मामला, इसको बहुत ब्रीफ में अपन कंक्लूड करते हैं। आपने बहुत बढ़िया बात की कि जितनी अमेरिकन एजेंसीज थी सबने मना किया कि भाई साहब वहां मत जाना, कोई जरूरत नहीं और इतना आसान नहीं। ये केवल अमेरिकन एजेंसी नहीं करी थी आशीष भाई, इवन मोसाद की रिपोर्ट हमने 6 दिन पहले चर्चा की थी, अगर आपको ध्यान हो तो। मोसाद ने भी ये कहा था नेतन्याहू को कि जो ईरान के अंदर अगर रिजीम चेंज करना है तो उसमें साल भर का समय लग सकता है। असली टारगेट है रिजीम चेंज करना, रिजीम चेंज करने में 1 साल का समय लग सकता है। नेतन्याहू का चुनाव कब है? नवंबर में। तो वो कैसे इंतजार करे 1 साल का? तो उसको तो कूदना ही है, क्योंकि बात बढ़ नहीं रही। उसने ठाके ट्रंप को आप वाली पेन ड्राइव दिखा दी कि साहब देखो ये तो चलना पड़ेगा। और रिजीम की क्या बात है, जो उसने इस युद्ध को शुरू करने से पहले सीआईए ने और मोसाद ने मिलकर के ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर अस्थिरता फैलाई 2-3 महीने तक, जो माहौल बनाया था, उससे इनको ये लग रहा था कि वो माहौल अपनी जगह है और जैसे ही हम सुप्रीम लीडर खामनेई को उड़ाएंगे पूरा देश सड़कों पे आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, विजय पर्व हो जाएगा और हमारा काम चल जाएगा। इसको ये एक कैलकुलेशन थी। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन ही मिसकैलकुलेट भी होती है। उसी चीज को आशीष चित्रांशी कह सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा, और मैं ये कह सकता हूं कि ये नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर एरिया का, उस देश का, उस जाति का, उस समूह का एक पूरी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए कि हिस्टोरिकली ये किस तरीके के लोग हैं, यहाँ का रिलीजियस जो फंडामेंटलिज्म है वो किस लेवल का है, इनके बीच में मतभेद किस लेवल के हैं। और ये किसी ने भी नहीं सोचा क्या कि जैसे ही खामनेई को मारोगे पूरा देश एक हो जाएगा। असली चक्कर वहां पड़ा। इनकी जो मिसकैलकुलेशन थी कि जैसे ही जो इसने फुसलाया ट्रंप को कि जैसे मादरों को उठा लाए थे वैसा ही खेल, आप चिंता ही मत करो, 2 दिन में कर देंगे काम। और टू सम एक्सटेंट ये सफल भी हुआ। जिस तरीके से इसने ईरान की टॉप लीडरशिप को पहले ही झटके में 28 तारीख को निपटा दिया, एक झटके में धोखा देकर के, तो इसके जो आशावाद था वो गलत नहीं था। इसके पास बड़े सॉलिड वहां पर इंटेलिजेंस का जुगाड़ है।
जिस तरीके से इसने सारा खामनेई साहब का उन सब की लोकेशंस देख करके और बहुत ही परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट किया ऑपरेशन, सारी लीडरशिप को मारा, टू दैट एक्सटेंट तो ये मानना पड़ेगा आपको कि ईरान की स्टेब्लिशमेंट में मोसाद बहुत अंदर तक घुसी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन उनका जो आफ्टर इफेक्ट हुआ, वो आफ्टर इफेक्ट ये हुआ कि जैसे ही खामनेई साहब की शहादत की बात आई, छोड़ दीजिए ईरान को, पूरा मिडिल ईस्ट एक हो गया, शिया सुन्नी खत्म हो गया, और ये हो गया कि भाई घर में घुस के इन्होंने आतंकी हरकत की, और ईरान को तो ऑब्वियसली सारे का सारे एकजुट होना ही था। अब इस पूरी परिस्थिति के अंदर ट्रंप कूद तो गया, ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं है। कभी 28 तारीख को ये युद्ध शुरू हुआ था, उसने पहले दिन 1 जनवरी को क्या, 1 मार्च को क्या कहा कि हम तो जीत गए, हमने तो अपना वी अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव, ईरान को ध्वस्त कर दिया हमने। वो आदमी वो तब से लेकर के आज तक 17 बार ये बात कह चुका है कि नौसेना खत्म, वायुसेना खत्म, एयर डिफेंस खत्म, मिसाइलें खत्म, 97% हमने हिट उनकी होने नहीं दी, और ईरान के पास कुछ नहीं। यही कह रहा है वो। अगर वो सारी चीजें हैं तो मुझे ये बताओ कि फिर इनके 13 के 13 जो अड्डे हैं वहां पर मिडल ईस्ट के, उस पर एक भी जवान क्यों नहीं है? कहां चले गए वो? क्यों भाग गए? 2 सबसे बड़े पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर, वो दोनों पूरे युद्ध के सीन से क्यों भाग गए? जवाब तो चाहिएगा ना इसका। और ये बात आप मत बताओ, कोई बात नहीं, इसराइल के अंदर क्या विध्वंस हो रहा है मत बताओ आप, इसराइल के लोगों को तो पता है ना, और वेस्टर्न मीडिया को भी पता है कि क्या सत्यानाश हुआ है वहां पे। अमेरिका की छवि जितनी तबाह हुई है, आपको क्या लगता है ट्रंप की जो भूमिका है, ट्रंप की जो हरकतें सुबह से रात तक, वो दिन में 10 बार मीडिया से अलग अलग बाइट होते हैं उसके, और हर बाइट के अंदर आशीष भाई वो अपने देश को हास्यास्पद बढ़ाता जा रहा है हर बात के ऊपर। आज उसने जो जलालत उसकी की है एमबीएस की, आप सोच सकते हो, बहुत ही अंग्रेजी में वो शब्द है, मैं आप तो उसको कह भी नहीं सकते, लेकिन उसने जिस तरह की, मतलब वो गाली से भी कम भाषा नहीं थी। उसके बावजूद उसने क्या कहा सऊदी क्राउन प्रिंस के बारे में, उसने सलमान के बारे में आपको पता है क्या कहा? वो अंग्रेजी के शब्द तो बहुत ही भयावह है, हिंदी में मैं बता दूं आपको, वो एमबीएस के बारे में कहता है उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें मेरी चापलूसी करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, और अब उनको मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना ही होगा, उन्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना ही चाहिए। ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बारे में कह रहा है, जो सऊदी अरब पिछले 60 साल से अमेरिका की दादागिरी जो पेट्रो डॉलर है उसमें सबसे इंस्ट्रूमेंटल है, उनके बारे में इस भाई साहब के ये शब्द। तो कोई भी आदमी इस तरह से जलाता नहीं। अमेरिका अकेले ट्रंप नहीं, अकेले वेंस नहीं, अकेले रूबियो नहीं, ये जितना गिरोह है पूरा, नेता नहीं कह सकते आप इनको, ये सारे के सारे रैंक अपॉर्चुनिस्ट व्यापारी हैं। जेरेड कुशनर क्या चीज है? प्रॉपर्टी डीलर है। युद्ध में अमेरिका को जाना है नहीं, इसका फैसला प्रोफेशनल करेंगे या ट्रंप के ये कलाकार करेंगे जो ये जेरेड कुशनर। क्या है वो? व्यापार करना, धंधेबाजी करना, सेटिंग करना, डिप्लोमेसी के सारे एक अलग पक्ष है। इतने बड़े एरिया रीजन के अंदर युद्ध में जाना क्या जेरेड कुशनर की सलाह हो सकती है? पीट हेगसेथ की हो सकती है? उसके लिए स्पेशलाइज्ड लोग हैं, और वो स्पेशलाइज्ड लोग कौन है? जो अमेरिका के कमांडर्स हैं, जो सीआईए में लोग बैठे हुए हैं, जो सेंट्रल कमांड है, जो उनका सारे का सारा जो जासूसी का, जैसे आपने बताया खुफिया एजेंसी है, वो बताएंगे या जेरेड कुशनर बताएगा? और रही सही कसर, जेरेड कुशनर कौन है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा नेतन्याहू का अगर कोई एजेंट अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में आज है तो वो आदमी, ठीक, उसके हमास के वाले सारे, उसके गजा के अंदर भी उसके क्या क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, ट्रंप के क्या इंटरेस्ट है, वो भी आप सबको पता है। तो वैसी सूरत के अंदर ये लोग अगर फैसले करेंगे तो फिर जो हो रहा है वह होना ही था, उसमें आप क्या उम्मीद कर रहे हो? इसके अलावा कुछ और रिजल्ट एक्सपेक्टेड था? ब्रिटेन कहता है कि साहब मैं 2 जहाज भेजने पे विचार कर रहा हूं, उसको कहता है कि छोड़ो तुम, हम तो युद्ध जीत के बात खत्म, भागो यहां से। जितने भी नाटो के कंट्री हैं, किसको जलील नहीं किया उस भाई ने अब तक? आपको क्या लगता है कोई आदमी हंसी खुशी के मूड में किसी को जलील करता है? ना, वो फ्रस्ट्रेट है, और फ्रस्ट्रेशन के कारण क्या है? एक तो नंबर गलत डायल हो गया, वो तो अपनी जगह है। दूसरी फ्रस्ट्रेशन ये है कि उसको नेतन्याहू वहां से निकलने नहीं दे रहा, और जैसे नेतन्याहू की सत्ता का सवाल है, चुनाव है, वैसे ही अमेरिका के अंदर भी मिड टर्म है सीनेट का। अगर ट्रंप यहां पर वो राष्ट्रपति के तौर पर अगर ठप हो गया, ठुस हो गया, रिपब्लिकन हार गए, फिर क्या बनेगी? ट्रंप का सवाल नहीं, पूरी रिपब्लिकन पार्टी का सवाल है। ऐसे फैसले आशीष भाई
स्पर्ट ऑफ द मूवमेंट किसी की ब्लैकमेलिंग से, किसी की आर्म ट्विस्टिंग से नहीं लिए जाया करते। ठंडे दिमाग से समझदार लोग बैठ करके लेते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं। चैनल पर यहां खबर क्या चलेगी ये तो हमें ही तय करना पड़ेगा ना, या कोई और कर जाएगा? और वो करेगा तो फिर चैनल का भी क्या होगा, खबर का भी क्या होगा? तो अमेरिका के साथ वही स्थिति। कुल मिलाकर के आज अगर आप ब्रॉडली देखोगे, अमेरिका हैज बीन ट्रैप्ड बाय नन अदर देन मिस्टर नेतन्याहू, एंड द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकता। आपने कहा नेतन्याहू भिड़ गया, नेतन्याहू से भिड़ गया जेडी वांस। जेडी वांस के आपको लगता है कुछ पल्ले है? वहां पर कुछ या नहीं। तो राष्ट्रपति, वहां तो या तो राष्ट्रपति होता है और या कंसर्न महकमे का मंत्री होता है। वांस वूंस के पल्ले वहां कुछ नहीं है। वांस तो जबरदस्ती जो उसके ऊपर एक टैग लगा दिया ट्रंप ने बड़े शातिरीना अंदाज में, ये कह के कि ये तो लड़ाई के खिलाफ था, ठीक, और फिर उसको बाद में बैलेंस कर दिया कि बहुत खिलाफ था लेकिन बहुत इसने वो भी विरोध भी बहुत ज्यादा नहीं किया। अब वो अपने आप को समर्थक भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, दूर दिखाने की भी कोशिश कर रहा है। उम्र कम है, तजुर्बा कम है, तो अति उत्साह में उसने नेतन्याहू को फोन करके जो भी बातचीत आपने दिखाई। अब नेतन्याहू उसको ये थोड़ी बताएगा कि तेरे पिताजी की पेन ड्राइव मेरे पास है, बताएगा? वो नहीं, वो पेन पता नहीं है ड्राइव क्या जेडी वांस को? वो बताना है क्या कि बताएगा? पता नहीं नहीं, उसको सब सारी पता दुनिया है, को, पूरे अमेरिका सारी को पता है। आशीष भाई, पता सारी दुनिया को, क्या कोई स्वीकार करेगा? और जिस बात पे आप जो है ट्रंप वो ब्लैकमेल हो रहा है, तो उसमें जेडी वेंस क्या कर लेगा? क्या है उसके पल्ले? ये जो पूरी परिस्थिति है, इसलिए मैं आपको लगातार एक ही बात कर रहा हूं, इस शतरंज जो ये युद्ध की शतरंज है, इसका कंप्लीट कमांड, सारी की सारी चीजें ये नेतन्याहू के पास है। और अमेरिका इस पूरे सीन के अंदर आया था महाबली बन के और जा रहा है चीयर लीडर बन के, और आखिर में चीयर लीडर से भी बुरी गत बनेगी इनकी। भाई इनको नेतन्याहू मूछ के पाने की हाथ जगह नहीं में मिलेगी। कितना कमांड है, इससे आप समझिए कि अब तक जो पहले 2 बार अटैक हुआ, पहले पेट्रोलियम पर, दूसरी बार वो परमाणु ठिकानों पर, अमेरिका ने तत्काल पल्ला झाड़ा कि नहीं हमें नहीं बताया था, हमको बिना पूछे बिना बताए कर दिया था। इस बार जो हमला हुआ स्टील और परमाणु संयंत्रों पर, बुसहर में अटैक हुआ है, स्टील प्लांट पर अटैक हुआ है, इसमें पहले ही इजराइल ने कह दिया कि अमेरिका के साथ हमने ज्वाइंटली किया है, जाओ अब दो सफाई। वो सफाई देने में तो 4 घंटा लगता है ना। अटैक के तुरंत बाद इजराइल ने कह दिया कि अमेरिका के साथ किया, तुमको हम भागने नहीं देंगे। और यही फ्रस्ट्रेशन है कि वो किस पे उखड़ रहा है, सऊदी पर क्यों उखड़ रहा है। एक एक देश के पीछे अलग अलग लॉजिक है हेमंत भाई। सऊदी पर जो है उखड़ रहा है क्योंकि यही एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान ये बहुत उतावला था ईरान पर हमला करने के लिए। हाँ, यही तो एमबीएस कहा नेतन्याहू के जरिए। हाँ, हाँ, नेतन्याहू से कम इसका योगदान नहीं है। नहीं, ये इक्वली। इतना उतावला था, ये जा करके ट्रंप से कहता था कि हमला कर दो, बहुत अच्छा टाइम है, ये टाइम है बहुत अच्छा। ये बहुत उतावला था। तो इसका उतावलापन तो इसलिए इसको गरिया रहा है। जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है वो हम नहीं कर पाएंगे कि लिक माई क्या क्या कर रहा है। ये बहुत ही खराब शब्द है भाई, बहुत ही वही खराब बताओ, शब्द। लिक माई। असभ्यता से आगे, असभ्यता से आगे ऐसे शब्द हेड ऑफ स्टेट के लिए कभी यूज नहीं किए जाते। हम अपने किसी सबॉर्डिनेट के लिए भी नहीं कर सकते ऐसे शब्द जो वो कर रहे हैं। और वो गालियां दे रहा है उसको। उधर आप देखो जर्मनी, फ्रांस, नाटो सबसे इसलिए उलझ रहा है। उनसे क्यों उलझ रहा है? उनको गाली नहीं दे पा रहा है, लेकिन खींच है कि उनको इसलिए कि उनसे मदद की दरकार थी इसको। दो को ये गरिया रहा है इस समय। एक तो जो इसको खींच के लाए उनको, दूसरा जो इसको मदद नहीं कर रहा है, जिसको था कि भाई हम कहीं भी हमको कोई खींच ले जाएगा तो 4 आदमी पीछे रहेंगे, वो 4 नहीं पीछे है तो उनको 4 पे भड़क रहा है। और इनसे चूक मोसाद हो या फिर भी मैं तो कहूंगा कि मोसाद ने क्या कहा, नेतन्याहू को तो आने था, नेतन्याहू तो मुख्य विलेन है। ये गलती ट्रंप की भी है। अब वो पेन ड्राइव में जब वो खुद ही बेशर्म पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि आओ चलो मुझसे सेक्स पे बात कर लो और ये कर लो वो कर लो, तो उस बेशर्म को जब पूरी दुनिया में वो नग्न नहीं हो चुका है तो छोड़ दो। तुम्हारे पास तो भी भगने का रास्ता है पूरी दुनिया में। अमेरिका में सब लोग जान रहे हैं, तुम खुद भी अब भरे मंच पर अश्लील बातें करते हो, छोड़ो तुम वापस जाओ। इनसे चूक हुई बिल्कुल। मैं साफ अभी भी उस बात को और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जो खामिनेई को आपने कहा ना कि पहले 24 घंटे में मार दिए, यहीं पर और चूक हो। बस
अगर खामोशी मिसकैलकुलेशन। मारते नहीं तो हो सकता है कुछ हालात इनके लिए बनता। दूसरी बिल्कुल। चीज क्या है, ये एक समझने में बहुत गलती हुई है। बहुत बहुत काबिल लोग हैं, हम लोग तो बहुत उनके सामने तुच्छ हैं, छोटे हैं। बहुत बड़े थिंक टैंक बैठते हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता। देखिए, गद्दाफी था, गद्दाफी का जो शासन था वो अमेरिकी रिपोर्ट पर नहीं, गद्दाफी के शासन में वैसे बहुत सारे हत्याएं, मैस्केयर वगैरह हुए थे। गद्दाफी, और गद्दाफी कोई धार्मिक नेता नहीं था। ईदी अमीन था, युगांडा वाला। ईदी अमीन की क्रूरता के किस्से, एक से एक क्रूरता उसके। और ये सिर्फ वेस्टर्न मीडिया नहीं, वहां का लोकल वो था। ईदी अमीन क्या क्या मतलब नर पिशाच कहते थे। तो गद्दाफी को जब आप न्यूट्रलाइज किए, एलिमिनेट किए, ईदी अमीन को किए, तो वहां की जनता एकदम होगी, चलो यार मुक्ति मिला। उसके 10-20 जो होता है कि भाई ठेका पट्टा जिनको लेने वाला, जैसे कमाने वाला। अब हमारे यहाँ अगर सत्ता परिवर्तन हो तो 2-4 लोग तो रोएंगे ही ना। तो वैसे ही वहां पे 2-4 लोग भले फेंक रहे हो, रोए हो, और कोई नहीं। सद्दाम के समय सद्दाम का शासन जो था उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सद्दाम के दो बेटे उदय और कुशय, उन दोनों का जो स्वभाव था, मैंने निजी तौर पर एक भारत की, अब नाम की चर्चा नहीं करेंगे, भारत की एक महिला, अब तो मतलब उनकी उम्र हो चुकी है, वो गई थी वहां पर, और मैंने उनका पूरा पोस्ट पढ़ा था एक बार। बतौर डांसर, बहुत एक मतलब क्लासिकल की बहुत वो थी, वो गई थी 90s में। तो वहां पर सद्दाम ने, मतलब सद्दाम के बारे में लिखा कि सद्दाम ने एक उंगली नहीं लगाई, हाँ मुझको रोक लिया था वहां 15 दिन। मैं बहुत परेशान थी कि मेरे बच्चे और यहाँ क्या होगा। 15 दिन उसको बहुत पसंद आया डांस, तो अकेले रोज कहता था कि रोज मुझे अकेले डांस देखना है, उसकी मुझे मेंटल पीस मिलता है आपको देखते हुए। बहुत इज्जत किया। लेकिन उदय और कुशय पर बहुत गंदा मतलब वो लिखा है कि वो दोनों सद्दाम के, समझ लो आपकी, वही दोनों असली शैतान थे। तो हर जगह वो था। आप यहाँ पर मुस्तफा का कभी कहीं नहीं सुने होंगे कि मुस्तफा रोज सवेरे पिस्तौल लेके, तमंचा लेके निकल जाता है, जो मिलता है उसको तमंचे के पट से मारता है, पकौड़ी खा के पैसा नहीं देता है, जलेबी खा लेता है, निकल जाता है गाली देके। कहीं ऐसा नहीं सुनोगे। अयातुल्ला अली खामेनेई, वो सुप्रीम लीडर पॉलिटिकल ही नहीं थे, वो उनके जो है धार्मिक सर्वोच्च नेता। तो कई बार आपका इमेज, व्यक्तित्व वो समझना भी जरूरी होता है। ये इतने काबिल लोग हैं, शायद चूक कर गए। खैर आगे बढ़ते हैं, जरा इससे और आगे बढ़ते हैं। जो जर्मनी, फ्रांस, सब आपने कहा है। ईरान के साथ अमेरिका कब खत्म करेगा जंग, मार्को रूबियो ने तय की डेडलाइन। आगे चलिए। ये डेडलाइन तय की, एक तरफ रो रहे हैं, एक तरफ डेडलाइन तय कर रहे हैं, यही कंट्राडिक्शन देखना है। सेना भेजने की नहीं पड़ेगी जरूरत, अमेरिका ईरान के बीच कब खत्म होगा युद्ध, ट्रंप ने तय कर दी आखिरी तारीख। ये हेडलाइंस क्यों दिखा रहा हूं, कंट्राडिक्शन देखिएगा इन सब के भीतर कितना उथल पुथल है। आगे चलिए, आगे चलिए। I think that NATO made a terrible mistake when they wouldn't send a small amount of military armament, when they wouldn't send, just even acknowledge what we were doing for the world and taking on Iran. I never considered it very risky, but war is always risk. You know, a lot of strange things happen in war that are very bad, but I didn't consider it. I know how great we're the greatest military by far. Anywhere there was nobody close. I didn't think there was a big risk, but there's always surprises with war. They could be very bad surprises. I mean, wars are lost that should be won. Many wars are lost. You think a country is going to wipe somebody out and they end up getting wiped out themselves. So it's always risky. But I think a tremendous mistake was when NATO just wasn't there. They just weren't there. It's going to make a lot of money for the United States because we spend hundreds of billions of dollars a year on NATO, hundreds of protecting them. And we would have always been there for them. But now, based on their actions, I guess we don't have to be, do we? Mr. President. That sounds like a breaking story, yes, sir. Is that breaking news? I think we just have breaking news. But that's the fact. I've been saying that. Why would we be there for them if they're not there for us? They weren't there for us. अब बताओ आप, ये सुन के मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बता दो ये सुन करके कि क्या स्थिति है, क्या बोल रहा है ये। नहीं, मैंने आपको शुरू में जो ओपनिंग लाइन क्या कही कि अफरा तफरी की स्थिति है, दे आर नॉट एबल टू फाइंड ए वे आउट, कि कहां से निकले कैसे। और ट्रंप जैसा बड़बोला, सरेंडर की मुद्रा है ये, सरेंडर की मुद्रा है, इसके अलावा कुछ नहीं।
ये कह रहा है कि युद्ध में गलतियां हो जाती हैं, मैंने वो सारी चीजें फैक्टर इन नहीं की कि जो जो देखनी चाहिए थी, और मुझे पूरी गलतफहमी थी कि हमारी सेना इतनी भारी है, हमारे मुकाबले का कोई नहीं है, और इस तरह की मिसकैलकुलेशन हो जाती है, मुझसे भी हुई है, इसने स्वीकार कर लिया। कम से कम एक बात तो मानिए ना यार, इतना बड़ा बेशरम, अंतर्राष्ट्रीय बेशरम है ये तो, ये भरे कैमरों के सामने, पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने अपनी नाकामी और विफलता को स्वीकार तो कर रहा है। उनका क्या करोगे जो हाई नहीं बरते किसी बात की? उसकी भी तो सोचो, कहां कब क्या हो गया, कोई आया नहीं, कोई गुस्सा नहीं। ठीक, वो रोज बता देता 7 गिर गए, 9 गिर गए, 11 गिर गए, उधर से आवाज भी नहीं आती। तो कम से कम अमेरिकन सिस्टम की एक बात तो आप मानोगे ना, कितना ही वाहियात आदमी हो, कितना ही व्याभिचारी आदमी हो, कितना ही बड़बोला आदमी हो, उसको कहीं ना कहीं उसकी अकाउंटेबिलिटी तो है ना, तभी तो उसको ये बात स्वीकार करनी पड़ी। ये भाई साहब तो 17 बार तो युद्ध जीत चुका है, 17 बार जीत चुका है ये। आज 29वां दिन है, 17 बार युद्ध जीत चुका है, और उसके बाद अगर अपनी मिसकैलकुलेशन, अपनी फेलिंग्स को स्वीकार कर रहा है, तो आशीष भाई एक बात और भी मानिएगा, ये जो बाइट इसकी है ना, इसने जिस भी अंदाज में दी हो मुझे नहीं पता, इससे इसकी नौकरी भी जा सकती है, ये ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि इसने सारा ऑनर्स अपने ऊपर ले लिया कि मैं उन चीजों को देख नहीं पाया, मुझसे गलती हो। ऐसा है, गलती इसकी थी, और ठीकरा ये फोड़ना चाह रहा है नाटो के ऊपर कि कोई आया ही नहीं। तो भाई साहब जब आप युद्ध में कूदने गए तब आशीष तरह से पूछा था कि भाई साहब मेरे साथ चलोगे कि नहीं? तब तो मैं चौधरी था, फिर आपने कहा कि भैया जा लड़ ले, तू जाके अपने आप अकेला करे, कोई बात नहीं। तो ठीक किया उन्होंने, सबको गालियां मैं दूंगा और फिर उनसे उम्मीद करूंगा कि वो मेरे साथ चलेंगे। तो वही होना था जो ये हुआ, ये स्वीकार कर रहा है, ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ये जो परेशानी है ना, ये इसकी अंदरूनी, जो हम लगातार इतने दिनों से बात कर रहे हैं, ये उसकी स्वीकारोक्ति है कंप्लीट। जो रूबियो ने कहा वहां पर G7 में, और जो इस भाई साहब ने ये कहा, ये दोनों, ये एक कॉकटेल है जिसमें ये मान रहे हैं कि हम बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं और गुरुजी हमें निकाल लो किस तरीके से। और इसका पहला संकेत जब मिला था, जब इसने 5 दिन का एक साइड, एक तरफा वो किया, सीज फायर किया। सीज फायर तो नहीं है वो कहने को, 5 दिन की घोषणा की, अब 10 दिन की। इसका मतलब केवल साफ है। और अभी तक तो ये उछल रहा था कि 5,000 हमारे ऑलरेडी वहां पे है, 5,000 हम और भेज देंगे सैनिक ग्राउंड पे। भाई साहब, ईरान में ग्राउंड पे सैनिक भेजने का मतलब समझ जाइएगा, एक भी वापस नहीं आएगा। जो परिस्थितियां है ना वहां पे, ज्योग्राफी के हिसाब से जिस तरीके का वहां पर पूरे का पूरा, प्लस जिस तरह की तैयारियां हैं उनकी, और जिस तरह का कमिटमेंट और सिंसियरिटी का लेवल है देश के प्रति, द काइंड ऑफ नेशनलिज्म दैट दे हैव, अमेरिकन सोल्जर्स के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता। वो केवल टेक्नोलॉजी पे लड़ते हैं और अपने देश के नाम पर लड़ते हैं। हम इतनी बड़ी सेना के हैं, तो उनका एक जो वोकाल जिसको आप कहते हैं, उस टाइप की चीज ज्यादा है। और वोकाल जब आपके घर में घुसूंगा तो आप समझा देंगे 2 मिनट में कि वोकाल क्या होता है। वो वोकाल वहां सारे ईरान के अंदर बिखेर देंगे, वो हरमुज से लेकर के, और जहां जहां आप कहोगे वो सब कर देंगे काम। इसीलिए जो ये अमेरिका के सुर बदले हुए हैं, ये एक तरीके का सरेंडर है, कोई स्वीकार करे ना करे। और इसका पूरे का पूरा क्रेडिट अगर जाता है तो ईरान के उस कमिटमेंट को जाता है, उनके उस अपने देश के प्रति जो राष्ट्रवाद, एक्चुअल राष्ट्रवाद है, उसको जाता है। और जो अस्तित्व, सर्वाइवल की लड़ाई लड़ी उन्होंने चॉइस की लड़ाई नहीं लड़ी। ये तो चॉइस की लड़ाई लड़ने गए थे, वो अस्तित्व की लड़ रहे थे। तो अल्टीमेटली ये होना ही था। देखिए, उनका सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया इन्होंने। हो सकता है उनको 20-30 साल लगेंगे वापस उसी नॉर्मल पैटर्न में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद वो झुके नहीं। और आज भी ईरान के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि मैं पड़ोसी देशों से आग्रह करता हूं कि अपनी जमीन को हमारे ऊपर हमले करने में प्रयोग मत होने दें। उसकी कहीं भी किसी अपने पड़ोसी के प्रति अग्रेसिव भाषा कभी नहीं रही, नहीं था कभी नहीं। तो आपके बेस से अगर मेरे ऊपर हमला होगा तो मैं आपके यहाँ कोई बूंदी का प्रसाद देने तो आऊंगा नहीं। तो वो आदमी लगातार इनको मना कर रहा है, उसके बावजूद अगर ये नहीं माने तो इनका फॉल आउट तो होगा ही। कुल मिलाकर के आज अमेरिका की स्थिति, मैं वही आपको एक बात कहता हूं, बंद मुट्ठी लाख की और खुली मिट्टी खाक की मुट्ठी। आज अमेरिका की जो मुट्ठी है, आज अमेरिका का जो सो कॉल्ड दादागिरी थी, जो माइट थी अमेरिकन आर्मी की, वो खाक की कर दी इन्होंने। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए, सारे बेसिस खाली और दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर भागे। फिर करने क्या गए थे वो? होटलों में रुकने के लिए। वहां के जो सैनिक हैं तो होटलों में लेटे हुए, और अगला टारगेट होटल है। तो ईरान ने, दूसरा मुझे एक बात है, ये समकालीन इतिहास के अंदर पिछले 50 साल में
अमेरिका ने जहां भी जाके ये अड़ंगेबाजी की है, कोई देश उसके सामने 30 दिन तक खड़ा हुआ है क्या? कभी नहीं। डेली लड़ रहे हैं भाई साहब, डेली। आपने कुछ भी कर दिया, हर चीज का जवाब दिया है उन्होंने, और इफेक्टिव जवाब दिया है, और ऐसा जवाब कि ये अपना सिर नोचते हुए रहेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। और पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, सेकंड लाइन लीडरशिप खत्म हो गई, उसके बावजूद भी जो थर्ड लाइन लीडर्स है वो ये काम कर रहे हैं। ये बहुत पूरी दुनिया के लिए एक सबक की चीज है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है अपने से बड़े वाले के साथ, ऑल पावरफुल के साथ। जरा 2 बाइटें और हम वो सुनवा दें, तब जो है हम खत्म करें। फ्रांस और जर्मनी ये इतना गिड़गिड़ा रहे हैं सब, इनकी मानसिक स्थिति देखिए और उधर का जवाब देखिए। From the very beginning of the war, the G7 has been exceptionally committed. On the 28th of February, on the first day, we met, and this was the Ministers of Foreign Affairs, in a video conference. On the 20th of March, the French President held a video conference with all the heads and state of government of the G7 to talk about the economic consequences of the war in the Middle East, particularly the energy crisis and the steps that could be taken to attenuate its effects, including releasing strategic stocks. The ministers of foreign affairs of the G7 have also issued a communique on the 21st of March, once again reaffirming their support to our partners in the Middle East, standing up against the unjustifiable attacks of the Islamic Republic of Iran and its proxies. And we have again issued a statement saying that civilians have to be clearly protected. We cannot in any way support civilians being used as targets or diplomatic institutions. And once again, to make sure that free and safe. लंबा हो जाएगा। इसमें कुल मिला के इसने क्या बोला? We cannot in any way support things which target the innocent civilians. No pressure will work. अब उसमें चाहे रिपब्लिक ऑफ ईरान का नाम ले और चाहे रिपब्लिक ऑफ ईरान में जो सिविलियंस पर हमले हुए हैं, ज्यादा सिविलियंस पर हमले तो रिपब्लिक ऑफ ईरान में हुए हैं। बहरीन में एक सिविलियन पर अटैक हुआ था, CNN की रिपोर्ट में बाद में पता चला कि पैट्रियाट ही फटी थी वहां। तो सिविलियन पर अटैक तो रिपब्लिक ऑफ ईरान में हुए हैं। ये फ्रांस का स्टैंड। खत्म वक्त हो गया काफी, लेकिन एक बार मर्ज को सुनवा दीजिए। Völkerrechtlern und mal auch Politikwissenschaftlern mit der Frage beschäftigt, was erleben wir da im Augenblick eigentlich, gerade vor dem Hintergrund des Völkerrechts? ऑडियो कम करिए। ये कह रहे हैं कि what Trump is doing right now is not de-escalation। नीचे उसमें भी चल रहा है बिल्कुल सीधा, what Trump is doing right now is not de-escalation, trying to achieve a peaceful solution, but rather a massive escalation with an open outcome। आगे ये बोल रहे हैं, this is not a NATO war, there would have to be procedures within NATO। मतलब नाटो के भीतर भी प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। देयर आर एस्टेब्लिश्ड प्रोसेसेज। यहाँ पर इस्टेब्लिश मतलब एक प्रक्रिया होती है नाटो के भीतर, ऐसे नहीं होता कि मुंह उठा करके चल दिए। एंड नन ऑफ देम वेयर फॉलोड। जो भी नाटो के भीतर के प्रोसेस है उसमें से किसी का भी पालन नहीं किया गया। इसलिए ये नाटो का युद्ध नहीं है, ये जर्मन चांसलर का स्टेटमेंट है। इतना चीखने चिल्लाने के बाद ट्रंप के, ये जर्मन चांसलर का है, मर्ज का। फाइनल 30 सेकंड, अब सब हो गया, लेट जब हो ही गया तो फिर भी 30 सेकंड। ये स्टेटमेंट ताजा स्टेटमेंट है मर्ज का। हेमंत नहीं, ये लेटेस्ट है आशीष भाई, और ये G7 की मीटिंग के बाद है। इसका मतलब साफ है कि मार्को रूबियो के तमाम परसुएशन के बावजूद भी नाटो वही खड़ा जहां वो थे कि तुमने ये पंगा लिया है, तुम जाके भुगतो, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस इज एज सिंपल एज दैट। ट्रंप का बड़बोलापन प्लस मार्क रूबियो ने जितना भी परसुएशन किया उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। इस पूरे का लबोलुआ अब ये है, नाटो अपनी जगह कायम है, वो अपनी जगह कायम है, नाटो नहीं जाएगा, उनको पता है इसके फॉल आउट क्या है। चलिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।